हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि एनसीईआरटी जो हम एक सीरीज़ चला रहे थे 6 से 12 तक, ठीक है। तो इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपकी क्लास 6, 7 और 8 की हो गई है। अब हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में क्लास 6 का चल रहा है और चैप्टर नंबर हम लोग 6 पे आ गए, ठीक है। तो चैनल पे अगर अभी कोई नया है तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब करें और रैंकर मेकर के परिवार में आप जुड़ सकते हैं। और किसी को भी देखो 2024 हो या 25-24 तो चलिए ठीक है, कम टाइम में प्रैक्टिस करिए आप क्वेश्चन की। बट आपने देखा होगा लास्ट ईयर 2023 का मैंने कुछ क्वेश्चन भी डाले इस पर, तो कैसे क्वेश्चंस मतलब आए थे, एनसीईआरटी की सारी चीज़ें थी। तो 24 छोड़ दीजिए, आप 25 के लिए अपेयर हो सकते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी को मोस्ट कंपलसरी समझ के इसको रीड कर लेंगे, गो थ्रू जरूर हो जाएगा। क्योंकि आप कोचिंग में जाएंगे फिर से यही पढ़ाया जाएगा, 1.5-2 लाख रुपये फीस देंगे, बट वो एनसीईआरटी साथ में गाइड करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे चीज़ें, लेकिन एनसीईआरटी को बोलेंगे पढ़ने के लिए। तो जुड़ जाइए मेरे चैनल के साथ और हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 जो है आपका अध्याय 6 नगर प्रशासन, जिसमें हमने इसके पहले ग्रामीण प्रशासन देख लिया था। अब नगर का प्रशासन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी लेते हैं एक गांव से होती शुरू। एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा है और अधिक फैला हुआ होता है ना। तो शहर की गलियां हैं जो चौड़ी होती हैं, क्योंकि फैसिलिटी यहाँ पे सारी चीज़ें बढ़िया रहती हैं। यहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, पानी और बिजली की सुविधाएँ अच्छी होती हैं। अस्पताल होते हैं यहाँ, कोई बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं, यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा कि ये इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है? कौन सी संस्थाएं इन सब के लिए जिम्मेदार होती है? कैसे निर्णय लिए जाते हैं? कैसे योजनाएं बनाई जाती हैं? कौन लोग हैं जो यह सारा काम करते हैं? तो आइए कुछ ढूंढते हैं कि कोशिश करें कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम शहर के बारे में पढ़ते हैं, मतलब नगर प्रशासन के बारे में देखते हैं। एक पिक्चर दी गई, देखो ऐसे इस टाइप का मार्केट रहता है। आपको स्ट्रीट लाइट होंगी यहाँ पे, रोड बढ़िया वेल डेवलप्ड होंगे हैं, कॉलोनी घर भी बने रहेंगे, कॉलोनी के नुमा रहेंगे सीक्वेंस से। तो चलिए एक कहानी है कि इतवार की एक अलसासी हुई धूप, इतवार मतलब वही अपना रविवार, और अलसासी हुई धूप थी जब माला और उसके साथी शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी। देखो बॉयज़ एंड गर्ल्स को दोनों को ले रहा है, ही सी दोनों का यूज किया गया। रेहाना के आउट ना होने से शंकर हताश हो रहा था, क्योंकि रेहाना आउट नहीं हो रही थी। इसलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी एक शॉर्ट बॉल फेंकी, है ना। तो हुआ उल्टा ही, रेहाना ने उतनी ही तेज़ी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। रेहाना चिल्लाई, अरे यही मैंने क्या कर दिया? तो शंकर तपाक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट माने जाओगे, है ना। जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे कि अगर एक साइड से देख रहे हो ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो सॉरी ऑफलाइन नहीं, मतलब आपका लेफ्ट साइड है, राइट साइड का एक साइड प्लेयर कम है तो एक साइड का लेग का या ऑफ का क्या आउट मान लेते थे। अगर आपने यहाँ पे बॉल को हिट किया तो आउट माने जाएंगे। ऐसे ही उसने भी कहा कि अगर ये तो नियम बनाना भूल ही गए थे, देखो जब फील्डर कम है, जगह कम है तो आउट माना जाता है। अगर छक्का खुल के खेल भी नहीं सकता, मतलब आपको बिल्कुल आस्ते से खेलना है। तो तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ वे उस बारे में ज़्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। अब देखिए विकेट के बारे में तो भूल गए, उनको यही लगने लगा लाइट टूट गई, अब क्या होगा। तो पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी। अब भाई गली में खेलो, गली क्रिकेट है तो किसी की विंडो है, किसी के कार का शीशा, कुछ ना कुछ तो टूटेगा, जिसको बदलने के लिए अपने जेब खर्च में से पैसे देने पड़े थे इन लोगों को। क्या अब यह दोबारा जेब खर्च में से, भाई नगर निगम की लाइट टूटी, शहर की टूटी, ये जेब खर्च पे नहीं आएगा, पैसे देने पड़ेंगे। और ऐसे पैसे देंगे किसको? तो गली की ट्यूबलाइट बदलना कौन है, तो कौन गली की ट्यूबलाइट बदलेगा। एक कहानी यहाँ से शुरू होती है। भाई किसी के घर की विंडो तोड़ दी है, खिड़की कांच तोड़ दिया तो पैसे दोगे आप, गाड़ी का कांच दे दिया तब भी दे दोगे उसको, अब यहाँ किसको दोगे। तो माला का घर सबसे पास था। चारों भागकर माला के घर गए, उसकी माँ को सब कुछ बताया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं है, बस यही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने सुझाया कि यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई थी। तो एक यास्मीन खाला मोहल्ले में रहती थी, वो नगर निगम से रिटायर्ड हुई थी, तो वो लोग उनके पास आते हैं। जाओ उनसे पूछ लो, और माला तुम जल्दी घर वापस आना, माला की आंटी ने या मम्मी ने कहा, माला की माँ ने कहा। यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ ने उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, हैं। तो उन्होंने भेजा। चारों चारों दौड़कर खाला के घर पहुँचे और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। तो उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े ज़ोर से हंस पड़ी और बोली,
कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो। एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। यह सड़कों पर रोशनी, ध्यान देना, नगर निगम के कार्य आ गए, सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करना, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों और बाज़ारों की सफाई का काम करते हैं। तो माला बोली, हाँ हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते। तो ये नगर निगम का ये भी कार्य है कि बीमारियों के बारे में जागरूक करना। तो खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां ना फैलें। यह स्कूल भी स्थापित करता है और नगर निगम भी बताते हैं। चलिए ये पिक्चर है, देखो ये लोग आए हैं खाला के घर पे, तो हम लोग देखते हैं। और उन्हें चलाता है, शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है। यह बाग बगीचों का रखरखाव भी करता है नगर निगम। और उन्होंने आगे जोड़ा, हमारा पुणे शहर, तो ये पुणों की कहानी है। पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर निगम, नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। देखो बड़ा शहर रहेगा, ध्यान देना, हमारे पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ का जो ये नगर प्रशासन है उसको हम नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में से हम नगर पालिका कहते हैं। तो जो छोटा कस्बा रहेगा उसको नगर पालिका कहेंगे और बड़ा शहर है तो उसको नगर निगम कहते हैं। तो क्या आप नगर पालिका के कार्यों की सूची बनाने की शंकर की मदद कर सकते हैं? ये शायद वर्ड के आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। निगम, पार्षद एवं प्रशासनिक जो कर्मचारी होते हैं इनका क्या काम है, क्या क्या देखना है? निगम, पार्षद और प्रशासनिक कर्मचारी। तो यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाए। जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मज़ेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? तो रेहाना ने पूछा। खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो निगम के लेखा विभाग मतलब अकाउंट में थी। बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियाँ बनाती थी। तो अकाउंटेंट का काम होता है मासिक पर्चियाँ बनाना। चूँकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ करने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम जो है पार्षद की यह निर्णय लेते हैं। निगम पार्षद समझ रहे, जो पार्षद बनाए जाते हैं वो यह निर्णय लेते हैं, वार्ड से चुने जाते हैं इनको, कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद चुना जाता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। उदाहरण स्वरूप, एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है, तो पार्षदों की समितियां ही पानी या कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। तो ये किसी में एक कैटेगरी में नहीं आता, किसी पार्षद के एरिया में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पानी है, सब हर जगह से सबका इकट्ठा बहना है, नाला बनना है, बस स्टैंड बनना है, सार्वजनिक जगह है, तो सबके लिए तो सारे पार्षद मिलकर एक समिति बनाएंगे और वो निर्णय लेंगे। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे निम्नलिखित खाली स्थान बनना कि पंचायत, चलो पहले इसको देख लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बिजली के खतरनाक तार का जो तार लटक कर नीचे आ जाए तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। तो जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का कार्य करते हैं, वही उन्हें लागू करने का काम आयुक्त मतलब कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड आपका जो रेवेन्यू कमिश्नर होते हैं, कमिश्नर ये सब काम करेंगे। तो आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो ये दोनों बॉडीज़ होती हैं, वो कैसी हैं? गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं। जो कि पार्षद वो कैसे होते हैं? निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित हैं ये। तो नगर निगम में ये निर्णय लिए कैसे जाते हैं ये देख। तो रेहाना ने पूछा, वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती। बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी समितियां सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। ध्यान देना, क्या सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। ओके, हाँ क्वेश्चन थे ऊपर देख लेते हैं क्या।
पंचायत के चुने हुए सदस्यों को तो क्या बोलेंगे, प्रधान या ग्राम पंचायत सदस्य बोलेंगे। शहर विभिन्न वार्डों में बटा होता है। नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं, अभी जस्ट बताएगा, पार्षद कहते हैं। पार्षदों के समूह उन मुद्दों पर काम करते हैं जो लोकहित में होते हैं, हम बोल सकते हैं कॉमन होते हैं सबके लिए, है ना। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। पार्षद अगर निर्णय लेते हैं तो आयुक्त के नेतृत्व में दफ्तर के प्रशासनिक कर्मचारी उन निर्णयों को आगे बढ़ाते देखते हैं उसको। तो पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्डों की जो विशिष्ट ज़रूरतों को पार्षद के सामने रखी जा सके। तो अपने अपने विशिष्ट जो विशेषताएं होती पार्षद अपने रखते हैं ज़रूरतमंदों, जो वार्डों के विशिष्ट ज़रूरतमंदों के सामने। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। तो खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने जो आज तक उनके काम के बारे में पूछा नहीं था, हम बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का एक मौका दिया। हम मोस्टली लोग पूछते नहीं है कि कौन क्या जॉब करता है, पूछना चाहिए क्या होता है इसमें, कैसे होता है। तो ये ब्रैकेट में लिखा है कि नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है। तो इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम यह राशि अलग अलग तरीक़ों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर, मतलब जो टैक्स से आता है, वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। तो लोगों द्वारा दिया जाता है क्योंकि सरकार हमें क्या है, कर वह राशि जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं, मतलब उन्होंने हमें रोड बनाया दिया, वाटर घर तक पहुंचा रहे हैं और भी सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं। तो इसमें हम लोगों से जो टैक्स लग रहा है वही आपका नगर निगम को पैसा जाता है। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है, ध्यान देना, घर पर संपत्ति कर। साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है। ध्यान देना क्या कह रहा है, निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें से केवल 25 से 30% तक पैसा संपत्ति कर से ही आता है। हाउस टैक्स, संपत्ति प्रॉपर्टी टैक्स बोलते हैं। शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाइएगा तो टिकट देखिए, सिनेमा नेगेटिव मत लीजिएगा। हमारे गांव साइड में लोग क्या करते हैं, अरे पिक्चर देखने गए, भैया देखो इसमें क्लास 6 की में लिखा गया है अगली बार आप सिनेमा देखने जाएंगे तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा, हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है। तो इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, ठीक है, इनकम जो उनको प्रॉपर्टी टैक्स। वही जनसंख्या एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह से कर अधिक देता है। वही जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है जो सामान्य तरह के कर अधिक देता है। तो बहुत ढेर सारे कर होते हैं तो वो देता है आम जनता से। शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुके थे बच्चे। अब इंटरेस्टेड खाला की स्टोरी में कैसे जॉब करती थी उसमें हो गए वो। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं, जैसे जल विभाग हो गया, कचरा काम करने का विभाग, उद्यानों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि में। तो नगर निगम की सफाई विभाग में भी थी, नगर निगम के सफाई विभाग में भी थी। उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी कि बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लाने चल पड़ी। तो जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेज़ी से अपने कबाब का खा लिए, तो वो वहीं पे खा लेता है। फिर ऊंची आवाज़ में वहीं से बोला, यास्मीन खाला नगर निगम जैसे कूड़े कचरों को इकट्ठा करता है, वह जाता कहाँ है। तो बाकी बच्चे अभी कबाब खा ही रहे थे तो यास्मीन खाला ने बताना शुरू कर दिया। तो इस सवाल का जवाब बड़ा मज़ेदार है। जैसा कि तुम जानते हो कचरा लगभग हर गली में, हर घर में, हर मोहल्ले में, हर जगह से कचरा मिलता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो मक्खियाँ हैं भिनभिनाती रहती हैं ना, और आसपास कुत्तों चूहों का जो जमावाड़ा हो जाता है, लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। तो एक और बुरी बात यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वालों ने को यही डर लगता रहता था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार ना पड़ जाएं। क्योंकि गंदगी है तो बीमार पड़ेंगे ही, सिंपल सा, तो बंद कर देते हैं।
तो लोगों का विरोध क्या था? यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतें इन सबसे बड़ी नाराज़ थीं। वे सलाह लेने मेरे पास भी आईं। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करते हैं कि कोशिश करूंगी कि मगर मैं निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती कि इसमें कितना समय लगेगा। तो इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। तो गंगाबाई जाती है कि मोहल्ले की समस्या है तो वार्ड पार्षद के पास जाना चाहिए। आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है ना। वेरी गुड, ये होना चाहिए कि वोट। अब इस टाइम देखो चुनाव का माहौल चल रहा था, तो उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे से समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगीं। तब पार्षद घर के बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। तो गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयान की और पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। तो नगर आयुक्त जो होता है उससे मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए कहा कि सब लोग शिकायत करें, उस पर हस्ताक्षर कर दें, जिससे सुनवाई ज़्यादा रहेगी। तो अर्जी यह थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना चाहिए। देखो, जो स्थानीय सफाई अभियंता होता है यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना चाहिए, क्योंकि वो उसी के अंडर में ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा रहेगा, इससे फ़ायदा होगा कि क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी ख़राब है। तो उस दिन पूरी शाम बच्चे घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों के लोगों के दस्तखत किए जा सकें। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गईं। आयुक्त पूरे समूह से मिले, पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। तो गंगाबाई ने तपाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। तो सिंपल देखते ना, हाईटेक सोसाइटी रहती है जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, उनके यहाँ ज़्यादा साफ़ सफाई पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कर्मचारी हैं बड़े और कहीं ना कहीं उनसे वो लिंक हैं, जुड़े हुए हैं, तो शिकायत हो जाती है। तो जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त का तो मुँह ही बंद हो ही जाएगा ना, कि उसने कह दिया कि बड़े आदमियों के यहाँ तो करा देते हैं। और इन्हीं तो नहीं तो क्या, उसने फ़ौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया, गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी। थोड़ा सा पहले ऊपर चलते हैं, एक पिक्चर थी उसको देख के फिर आते। देखो ये कचरा रखा है, ये पुनर्चक्रण कोई नई चीज़ नहीं है। तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति की तरह कई लोग बड़े लंबे समय से कागज़, कांच, प्लास्टिक और धातु का पुनर्चक्रण कर रहे हैं। तो घरेलू प्लास्टिक के पुनर्चक्रण में कबाड़ी वाला एक मुख्य भूमिका निभाता है। तो बहुत अच्छा काम करता है, कबाड़ा ले जाता है, पैसा भी देता है, उसके बाद फिर ये रिसाइकिल होकर चीज़ें फिर से आ जाती हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी, इसके आगे लिखा है, तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रेहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। उसकी जिज्ञासु थी। नहीं कोई चीज़ बता रहे हो, पूरा क्लियर करके बताओ। तो 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जब तक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी। यह तो बिल्कुल बबैया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ। माला ने कहा, वह अपने आप को नृत्य करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। चलिए, ये खाला के जो सेवानिवृत्त होने के बाद से क्या क्या बदला ये देखना है। तो यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया वह यह है कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार, मतलब प्राइवेट सेक्टर पे कर्मचारी रख लिए, और इसको निजीकरण कहते हैं। इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वे अब काम निजी कंपनियां करती हैं। निजी ठेकेदार जिन समूहों में को कचरा जमा करने और उठाने के काम पर लगाते हैं, उन्हें हम बहुत कम पैसा देते हैं। उन मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती है, मतलब आपको टेंडर पे रखा जाता है। कचरा उठाने का काम काफ़ी खतरनाक भी होता है। अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते हैं, है ना। खतरनाक तो हो गया, पता नहीं कैसा कचरा किसका क्या है, कहाँ चाँच होगा।
तो अगर काम करते हुए वे घायल हो जाते हैं तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता। तो चलिए आगे देखते हैं। हो गया। क्वेश्चन थे कि गंगाबाई किस बात का विरोध कर रही थी। तो गंगाबाई ने यहाँ पे विरोध, जो मोहल्ले में कचरा डला रहता था, गंदगी रहती थी, उसका विरोध किया। आपके हिसाब से गंगाबाई ने पार्षद के पास जाने की बात क्यों सोची? क्योंकि उन्होंने कहा कि वोट हमने पार्षद को दिया तो पार्षद के पास चलें। जब आयुक्त ने यह कहा कि शहर में ट्रकों की संख्या पर्याप्त नहीं, तो गंगाबाई ने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि जो अमीर लोग हैं उनके मोहल्ले से कचरा टाइम से उड़ जाता है, उनके लिए आपके पास ट्रक है। फिर सभी बच्चों ने गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मज़ा आया और उन्हें उसका आभास तो था कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आया। इस वजह से लोग मानते थे, क्यों? क्योंकि वो पहले से देख रहे थे गंगाबाई की इज्जत। अब पता चला कि उन्होंने धरने दिए थे, मोहल्ले के लिए बहुत कुछ किया है। तो बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए खड़े हुए। तो जाते जाते रेहाना ने कहा, खाला बस एक आखिरी सवाल और है कि घर पर अभी जो 2 कूड़ेदान है वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था? खाला हंसने लगी, बोली, अरे नहीं नहीं, यह तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया ताकि हम खाने पीने और जो गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक, कांच जैसी ना जो गलने वाली चीज़ें हैं उनको दूसरे बॉक्स में डालें, कूड़ेदान में डालें। तो जब हम अपने कचरे की जो छटाई कर देते हैं तो निगम वालों को काम थोड़ा आसान हो जाता है, उनको सारी चीज़ें फिर वहाँ पे जाके अलग करनी पड़ती, तो यहाँ से ही लोग करके भेजें। तो बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी घर पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज़्यादा था। क्यों था भैया? क्योंकि उन लोगों ने लाइट तोड़ दी थी। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े। फिर से आ गए, देखते क्या होता है। तो पहले फिर बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं क्या लिखा। आर्टिकल 1, 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग एक बीमारी फैली थी। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में एक था। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की नाली में या सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने की काफ़ी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई थी। प्लेग हवा के जरिए फैलता है और जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। जैसे अभी कोरोना ही था, ये भी बहुत देखो मतलब फैल रहा था, तो उससे कैसे दूसरों को दूर रखा जाता था। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर ने यह इनकार कर दिया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर की अच्छी से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। क्या आप अब जानती हैं कि आपके मोहल्ले में कब कितनी और बार कूड़ा उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्लों में उतनी ही बार कूड़ा उठाया जाता है? यदि नहीं तो क्यों चर्चा करें, विरोध प्रदर्शन करें? क्या आप जानते हैं कि सरकार आपके करों से सड़कें, पुल, पार्क एवं गलियों में बिजली इत्यादि की व्यवस्था करती है? अपने परिवार में इस बारे में बातचीत कीजिए और करों से मिलने वाले 3 अन्य लाभों की सूची बनाएं। तो ये एक्सरसाइज है। अब देखो, ये यहाँ पे एक्सरसाइज इसकी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि ये तो एक स्टोरी बेस्ड थे। हमारे एग्जाम में यूपीएससी में ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, गंगूबाई की कहानी नहीं पूछी जाएगी, बस ये केवल समझने के लिए है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें यहाँ ज्योग्राफी और जैसे हिस्ट्री के थे क्वेश्चन, तो उसके बताने लायक थे आपको। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, पसंद आ रही होंगी। तो चैनल रैंकर मेकर से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट